हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम तुगलक राजवंश के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी हम गियासुद्दीन तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे। इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम फ़िरोज़ तुगलक और इस समय किस तरह प्रशासन व्यवस्था होती थी उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश 1320 ईस्वी से 1413 ईस्वी तक। 1320 में गाजी मलिक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन खुसरो की हत्या कर तुगलक वंश की नींव डाली। गाजी मलिक का अन्य नाम ग्यासुद्दीन भी था। इस कारण ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से यह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ग्यासुद्दीन के शासक बनते ही अनेक समस्याओं से उसका सामना हुआ। कुछ सूबेदार ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जिसका दमन कठोरतापूर्वक से ग्यासुद्दीन ने किया। खिलजी वंश के जो अंतिम शासक था नसरुद्दीन खुसरो, उसकी हत्या उसके ही सेनापति गाजी मलिक ने कर दी थी और वह ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ। और सिंहासन पर बैठते ही उसके सामने कई समस्याएं उत्पन्न हो गई, जैसे कि जो उसके कई सरदार थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। वह उसको शासक नहीं बनाना चाहते थे। ग्यासुद्दीन तुगलक जब शासक बना तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या रिक्त राजकोष था। खिलजी वंश के अंतिम शासकों ने अपनी विलासिता पर अपार धन खर्च कर दिया, जिसके कारण राजकोष खाली हो गया था। ग्यासुद्दीन ने इन समस्या से निपटने के लिए उपहार में दी जाने वाली जागीरें वापस ले ली। जब तक अलाउद्दीन शासक रहा तब तो राजकोष बहुत भरा हुआ रहा, परंतु जो उसके बाद के शासक थे उन्होंने अपनी विलासिता के ऊपर बहुत धन खर्च करा, जिससे कि राजकोष खाली हो गया। और जब ग्यासुद्दीन गद्दी पर बैठा तो इसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही उत्पन्न हुई कि उस समय इसके पास राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो इसने इससे निपटने के लिए जो जितनी भी अलाउद्दीन के समय में जागीरें लोगों को बांटी गई थी, सबसे पहले इसने उनकी एक लिस्ट बनाई कि किस किस को जागीरें दी गई हैं और उनसे दोबारा जागीरें वापस ले ली गई। ग्यासुद्दीन तुगलक ने टैक्स वगैरह लेना भी शुरू किया, जिससे कि राजकोष जल्दी भरने लगा। ग्यासुद्दीन ने अलाउद्दीन द्वारा जारी की गई भूमि नापने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों को ऋण देने की व्यवस्था व प्राकृतिक आपदा के समय लगान माफ़ करने की व्यवस्था की और सिंचाई की उचित व्यवस्था की। इसने अनेक नहरों का निर्माण भी कराया। ग्यासुद्दीन ने सेना में भी सुधार किया। इसने सेना में अनुशासन को बनाए रखा और यह स्वयं सेना का निरीक्षक करता रहा। ग्यासुद्दीन ने सेना में योग्य व पराक्रमी व्यक्तियों की नियुक्ति की। इसने न्याय व्यवस्था व पुलिस व्यवस्था में भी सुधार किए, क्योंकि जो खिलजी वंश के अंतिम शासक थे उन्होंने साम्राज्य की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया था, जिससे कि न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। परंतु जो ये ग्यासुद्दीन था, जब इसने शासन की बागडोर अपने हाथों में ली तो सबसे पहले इसे पता था कि जो पुलिस व्यवस्था है वही सुदृढ़ होनी चाहिए, जिससे कि उसे शासन चलाने में आसानी हो सके। तो सबसे पहले इसने न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था की तरफ सुधार किए। ग्यासुद्दीन ने लुटेरे को भी कृषि कार्य में लगा दिया। जितने भी उस समय लुटेरे थे जो पकड़े गए थे, इन्होंने उनको भी ऋण दिया और जो कृषि का कार्य है उसमें उसे लगा दिया। इससे राज्य के मार्ग लुटेरों से सुरक्षित हो गए। इससे पुराने नियमों व कानूनों को बदलकर कुरान के आधार पर नया विधान तैयार किया और इसे कठोरतापूर्वक लागू किया। इसने कुरान को आधार बनाकर कुछ नियम लागू करे और उसे ही उन्हें कठोरतापूर्वक उसे इम्प्लीमेंट भी करा। ग्यासुद्दीन ने शासक बनते ही वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जूना खां के नेतृत्व में ग्यासुद्दीन ने एक सेना भेजी। जूना खां को दूसरे प्रयास में सफलता प्राप्त हुई। जो जूना खां था उसने जो पहला अटैम्प्ट किया था उसमें वो विफल रहा और जब उसने दूसरा प्रयास करा तो उसे उसमें सफलता प्राप्त करी। उसने रुद्रदेव को बंदी बना लिया और इससे जो राज्य का नाम वारंगल से बदलकर सुल्तानपुर रख दिया।
वारंगल की तरह बंगाल में भी विद्रोह हो गया। बंगाल में 3 भाइयों ने शासन के लिए संघर्ष होने लगा। इसका फायदा उठाकर गयासुद्दीन ने लखनौती पर आक्रमण करने के लिए जफ़्फ़ार खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी। जफ़्फ़ार खां बंगाल पर विजय प्राप्त कर नसीरुद्दीन को वहां का शासक बनाया और बंगाल को अपने अधीन कर लिया। इसके शासक बनते ही धीरे धीरे वारंगल और बंगाल इन सब राज्यों में विद्रोह उत्पन्न हो गए और यहाँ के जो शासक जो सूबेदार थे उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। इसी तरह बंगाल पे भी उस समय 3 भाई थे, उनमें आपस में संघर्ष चल रहा था, तो उसका फ़ायदा गयासुद्दीन ने उठाया और अपने जो इसका सेनापति था जफ़र खां, उसके नेतृत्व में एक सेना भेजी बंगाल में और उसने उसको जीत कर जो उसमें से एक भाई था उसको शासक नियुक्त करा और अपने अधीन उसे कर लिया। 1325 में बंगाल विजय के बाद जब सुल्तान दिल्ली वापस लौट रहा था तब जूना खान ने उसके स्वागत के लिए एक लकड़ी का महल तुगलकाबाद में बनाया और एक समारोह का आयोजन करवाया। समारोह में बीच में ही लकड़ी का महल गिर जाने के कारण गयासुद्दीन उसमें दबकर उसकी मृत्यु हो गई। वारंगल विजय के बाद जब उसने बंगाल अभियान करा था, ये उसका लास्ट अभियान था। बंगाल अभियान के बाद जब वो वापस अपने गृह प्रदेश लौट रहा था गयासुद्दीन, तब उसके पुत्र जूना खान ने उसके लिए एक समारोह का आयोजन करवाया और उसने तुगलकाबाद में उसके लिए एक महल का निर्माण कराया जो कि लकड़ी का था। जब सुल्तान उसमें समारोह का आनंद ले रहा था तभी वो उसमें से एक लकड़ी गिरकर गयासुद्दीन के सिर पर गिर गई, जिसके कारण अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये एक सोची समझी साजिश थी जो कि जूना खां अपने पिता को मारना चाहता था और स्वयं गद्दी को हड़पना चाहता था। परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि जूना खां उसमें निर्दोष है, इसने अपने पिता की हत्या नहीं करी थी और ये एक संयोग वश हुआ था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसने 26 वर्षों तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खां था। मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय का सबसे शिक्षित शासक था। वह दर्शन शास्त्र, खगोल शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र व चिकित्सा शास्त्र में भी पारंगत था। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी कुछ इतिहासकार उसे पागल बादशाह व पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर बैठने वाला ये सबसे पढ़ा लिखा शासक था, परंतु कुछ विद्वान इसे कहते हैं कि ये पागल था और कुछ इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं, क्योंकि जो इसके द्वारा योजना चलाई गई थी वो सारी ही विफल हुई, मतलब उनमें से कोई भी सक्सेस नहीं हुई। और क्योंकि इसने जो इसकी सोच थी वो बहुत समय से आगे की थी। अभी हम इसकी योजना के बारे में पढ़ेंगे कि किसकी कौन कौन सी योजना थी जिसके कारण इसको पढ़ा लिखा मूर्ख या पागल बादशाह कहा जाता है। एस.आर. शर्मा के अनुसार वह अपने युग का सामाजिक विजयों में प्रांगत होने के अतिरिक्त फारसी कला का प्रखर छात्र, लेखन कला का आचार्य, वाग विलास के युग का एक प्रखर प्रवक्ता, एक दार्शनिक, तर्कशास्त्र, यूनानी हेतु विद्वान, अध्यात्म विज्ञान में निपुण, जिससे तर्क करने में बड़े बड़े विद्वान डरते थे, गणित तथा विज्ञान में रुचि रखता था। आर.एस. शर्मा के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था और उसमें बहुत सारे गुण थे। आर.एस. शर्मा ने मोहम्मद बिन तुगलक में बहुत सारे गुण बताए कि ये बहुत ही विद्वान था, पर इतने गुणों के होते हुए भी उसकी कुछ योजनाओं के असफल होने के कारण इतिहास में उसे रक्त प्यासा व विद्वान मूर्ख की उपाधि मिली है। मोहम्मद बिन ने दोआब में कर की वृद्धि कर दी। इसकी यह पहली योजना थी। इसने दोआब में, जो कि दोआब कहते हैं 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, जो कि उपजाऊ क्षेत्र होता है, उसने सबसे पहले इसमें कर की वृद्धि कर दी और उसी समय वहाँ पे अकाल पड़ गया, जिसके कारण जो आम जनता थी वो कर देने में असमर्थ हुई और जनता ने इसका विरोध कर दिया।
तो इसी समय यहाँ अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया। दोआब में कर वृद्धि 1/2 कर ने के कारण आम जनता पर इसकी भारी मार पड़ी। जनता ने इसका विरोध किया। सुल्तान के कर्मचारियों ने कठोरतापूर्वक कर वसूल किया। अकाल पड़ने के कारण अन्न भी महंगा हो गया, जिससे आम जनता ने भी विद्रोह किया। यह योजना उस समय लागू की गई जब दोआब में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे यह योजना असफल हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि इसने बहुत धन लोगों को बांट दिया था, जिससे कि इसका जो राजकोष था वो खाली हो गया था। इसने अपने राज्याभिषेक में भी खूब धन लोगों में बंटवा दिया था, जिससे उसे राजस्व में कर वृद्धि करने की आवश्यकता महसूस हुई। इसके अतिरिक्त अपनी महान विजय योजनाओं के लिए उसने धन की आवश्यकता थी, अतः उसने सिंहासन पर बैठने के कुछ समय बाद ही दोआब में धनी प्रांत में राजस्व वृद्धि की योजना लागू कर दी। भूमि कर बढ़ा दिया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश से जिस समय दोआब के अतिरिक्त कर की वृद्धि हुई, उसी समय ही वहाँ पे अकाल पड़ गया। जनता से यह कर नहीं दिया गया, इसके कारण जनता ने इसका विरोध कर दिया, जिससे यह योजना भी इसकी असफल हो गई। मोहम्मद बिन का साम्राज्य काफ़ी बड़े भाग में फैला था। इतने बड़े साम्राज्य पर केंद्र में राजधानी बनाने के कारण इसने अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद स्थानांतरित की, जिससे संपूर्ण साम्राज्य पर सुचारू रूप से शासन कर सके। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी नेक्स्ट जो इसकी योजना थी वो इसका राजधानी परिवर्तन था। इसने अपनी राजधानी देवगिरी से दौलताबाद बनानी चाहिए, परंतु जिस तरीके से इसने ये योजना को लागू किया वो उसका सही तरीका नहीं था। इसने सभी को आदेश दे दिया कि इनको देवगिरी छोड़ के दौलताबाद में जाना है। बर्नी ने लिखा भी है कि कुत्ता बिल्ली तक शेष नहीं बचा था, और इसने लोगों को पूरे अपने मतलब घर को मतलब छोड़ना पड़ा था, जिससे उन्हें सदमा लग गया था, और कई तो रास्ते में ही बर्बाद हो गए थे, मतलब डेथ हो गई थी उनकी, और वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए। जब इसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने दोबारा दौलताबाद से मतलब रास्ते में से ही सभी को देवगिरी लौटा दिया, और इससे भी आधे लोग रास्ते में ही मतलब मारे गए। इससे भारी नुकसान हुआ और यह योजना भी इसकी असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने जिस ढंग से इसे लागू किया वह इसकी सबसे बड़ी भूल थी। बर्नी के अनुसार नगर में कुत्ता बिल्ली भी शेष नहीं बचा था। लोगों ने अपने परिवार सहित नगर को छोड़ने के लिए विवश हो गए थे। अनेक लोग इस गम से मार्ग में ही मर गए। जब मोहम्मद बिन को अपनी भूल का अनुभव हुआ तब उसने बचे हुए लोगों को दिल्ली वापस लौटने की आज्ञा दी। मोहम्मद बिन की यह योजना भी असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा ढलवाने वाला राजा भी कहा जाता है। यह इसकी नेक्स्ट योजना है। इसने सांकेतिक मुद्रा भी इसने प्रचलित करवाई थी, जो कि यह योजना भी इसकी असफल रही। मोहम्मद बिन ने राजधानी परिवर्तन, दोआब कर में वृद्धि और कृषि विभाग की स्थापना की, जिसकी वजह से राजकोष खाली हो गया, जिससे तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा चलाने की योजना बनाई। सुल्तान ने साधारण क्रय विक्रय को अधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए सुल्तान ने दौकनी अथवा सुल्तानी नामक सिक्का जारी किया। इस योजना के अनुसार सुल्तान ने तांबे के सिक्के जारी किए तथा उसका मूल्य सोने की मुद्रा के बराबर रख दिया। इसने जो तांबे का सिक्का जारी किया था उसका जो मूल्य था, मतलब वो जो तांबे का सिक्का जाएगा वो सोने के भाव में जाएगा। जो मतलब उस समय सोने के सिक्के का मूल्य होता था वही उस टाइम इसने तांबे के सिक्के का रख दिया। लोगों ने इसके प्रतीक सिक्के ढलवाने आरंभ कर दिए, मतलब उन्हीं की कॉपी करवानी शुरू कर दी। इससे प्रत्येक घर में एक टकसाल खुल गया, मतलब हर घर में एक पैसे ढलने की एक टकसाल खुल गई, जिससे लोगों ने घर में ही पैसे बनाने शुरू कर दिए, जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। सुल्तान की यह योजना भी असफल रही। अपनी योजना के असफल होने के बाद इसने साम्राज्य विस्तार की भावना से खुरासान का अभियान किया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 3,70,000 सैनिकों को 1 वर्ष का नगद वेतन दे दिया। वह घोड़े सेना के सामान खरीदने के लिए भी भारी मात्रा में धन खर्च कर दिया।
मोहम्मद बिन तुगलक ने जब खुरासान पर आक्रमण करने की सोची थी या योजना बनाई थी, जब उस समय अबू सईद का वहाँ पे शासन था, जो कि उसके विरोधी ने वहाँ पे उसके प्रति विरोध कर दिया था और उसे शासन मतलब सही से चलाने नहीं दे रहे थे, जिसका लाभ मोहम्मद बिन तुगलक उठाना चाहता था। और उसने एक सेना तैयार करी, पर उससे गलती हुई कि उसने सेना को एडवांस में मतलब 1 साल की पूरी मतलब सैलरी दे दी, जिससे कि बाद में जो वहाँ की परिस्थिति ठीक हो गई और वह आक्रमण नहीं कर पाया, जिससे उसके धन भी वेस्ट हो गया और जितना उसने खर्चा करा था उसका वो भी नहीं निकल पाया, जिसके कारण यह योजना भी उसकी असफल हो गई। खुरासान के शासक अबू सईद ने अपने विरोधियों को हराकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना लिया, जिसके कारण यह अभियान भी बीच में ही रोकना पड़ा, जिससे धन की हानि हुई और राजकोष रिक्त हो गया। इस अभियान के असफल होने पर सुल्तान ने कराची नामक हिंदू राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। अपने इस आक्रमण को पूरा करने के लिए अपने भतीजे खुसरो मलिक के अधीन 10,000 सैनिक की एक सेना कराची भेजी। जब इसका खुरासान जो अभियान था वो असफल हो गया, इसके बाद इसने कराचील अभियान की योजना बनाई। इसने 10,000 सैनिक लेकर अपने भतीजे खुसरो मलिक को कराचील अभियान के लिए भेज दिया। कराचील उस समय कुमाऊं प्रदेश था, जो कि बहुत ही पहाड़ी प्रदेश था। पहाड़ी क्षेत्र में जाकर इसकी सेना सरवाइव नहीं कर पाई और जिसके कारण इसको दोबारा हार का सामना करना पड़ा और यह अभियान भी इसका असफल हो गया। शुरू में सेना को सफलता मिली। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आरंभ हो गई, जिससे सेना आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। पहाड़ी क्षेत्र में ठहर न सकी और भगदड़ मच गई। पहाड़ी लोगों ने विशाल पत्थर खंड फेंके, जिससे हजारों सैनिक मारे गए। बरनी के अनुसार 10 व्यक्ति ही बचे थे। सुल्तान की यह योजना भी असफल हुई। 10,000 सैनिकों में से मात्र 10 सैनिक ही वापस लौटे थे, ऐसा बरनी लिखता है। मोहम्मद तुगलक ने कृषि में उन्नति के लिए एक विभाग की स्थापना की, जिसका नाम दीवान ए कोही रखा गया। इस विभाग का उद्देश्य राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देकर कृषि के योग्य भूमि का विस्तार करना था। जो ये योजना है, यह उसने आज से इतने सालों पहले सोची थी, जो कि आज मतलब इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी, वो उसने इतने सालों पहले उसका क्रियान्वयन कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना समय से आगे की योजना थी, जो कि उस समय नहीं चल पाई और इसके क्रियान्वयन का भी तरीका थोड़ा सा गलत था। अगर इसको सही ढंग से लागू किया जाता तो शायद ये योजना चल जाती। इस योजना के अंतर्गत सुल्तान ने 70 लाख रुपए का व्यय किया और इसके लिए बड़ी संख्या में पदाधिकारी नियुक्त किए, परंतु यह अभियान भी असफल रहा। इसका असफल होने का मुख्य कारण उसके क्षेत्र उपजाऊ नहीं था, मतलब जहां उसने जो ये क्षेत्र प्रदान किए थे वो क्षेत्र उपजाऊ नहीं थे। इसके अन्य कारण यह प्रयोग नया था, इसका मतलब उसके पहले इसका कोई एग्जाम्पल नहीं था जिससे देखकर वो सीख सकते, और इसका कोई उदाहरण नहीं था। यह योजना के लिए दिया गया धन भ्रष्ट पदाधिकारी द्वारा हड़प लिया गया। जो उस समय करप्ट जितने भी ऑफिसर थे उन्होंने आपस में बांट लिया गया वो धन, और कुछ किसानों द्वारा निजी कामों में भी व्यय कर दिया गया, और जो किसान थे उनके भी अपने अपने काम थे, उन्होंने यह धन उसमें लगा दिया, जिससे कि ये योजना भी इसकी असफल रही। मोहम्मद बिन तुगलक ने उदार धार्मिक नीति अपनाई। सुल्तान ने शरीयत की उपेक्षा की। इसने उलेमाओं को राजनीति से अलग रखा, किंतु सुल्तान शरा को चुनौती नहीं देना चाहता था। सुल्तान महत्वपूर्ण विषयों पर उलेमाओं से परामर्श लेता था। सुल्तान ने न्याय शासन में उलेमाओं के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। यदि उलेमा द्वारा राजविद्रोह, बगावत, धार्मिक संस्थाओं में धन का गबन का अपराध सिद्ध हो जाता तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था। दिल्ली सल्तनत में जो उलेमा वर्ग था वो शासक पर हावी रहता था, परंतु सुल्तान ने उसकी नहीं सुनी मोहम्मद बिन तुगलक ने, और जो उनका शासन में जो एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया। और अगर इसके टाइम पे उलेमा जो भी मतलब किसी भी कॉन्स्पिरेंसी में शामिल होता था या फिर कोई भी मतलब धन गबन में शामिल होता था, तो यह उस पर भी मतलब कार्रवाई करता था और उनको कठोर दंड देता था। मोहम्मद बिन ने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह खुदवाया,
इसका अर्थ यह है कि जो सुल्तान है वो ईश्वर की छाया है और सुल्तान अल्लाह का प्रतिनिधि है। सुल्तान ने मिस्र के खलीफा से अपने पद के लिए मान्यता प्राप्त की। इसने सिक्कों से अपना नाम बदलकर खलीफा का नाम खुदवाया। इसने समस्त राजाज्ञा खलीफा के नाम से जारी की। मोहम्मद बिन तुगलक के समय मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और सुल्तान ने इब्न बतूता को दूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। जो इसका यात्रा विवरण है इसने रहेला के नाम से लिखा है, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के काल की जानकारी मिलती है। मोहम्मद बिन तुगलक विद्वान होते हुए भी अपने दूरदर्शितापूर्ण योजना को क्रियान्वित करने में पूर्णतः असफल रहा। 1351 ईस्वी में थट्टा नामक स्थान पर विद्रोह को दबाने में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक की 1251 में थट्टा नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ऐश्वरी प्रसाद के अनुसार भारत में मुस्लिम विजय के बाद जितने भी बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे, मोहम्मद बिन तुगलक वास्तव में उनसे सबसे विद्वान था, क्योंकि यह एक पढ़ा लिखा शासक था। इसने समय से पहले की योजना बनाई जो कि इसकी सब सफल हुई। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बदायूनी ने भी लिखा है कि प्रजा को राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिल गई। इसकी मृत्यु के पक्ष में उसने लिखा था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।